हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 रुपये के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास, पॉलिटी और क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी और अर्थशास्त्र और क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। तो हमने जो पॉलिटी के 200 प्रथम 200 क्वेश्चन इतिहास के प्रथम 200 क्वेश्चन करा लिए हैं। पॉलिटी के 110 क्वेश्चन करवा लिए हैं। 11वां क्वेश्चन आज से पढ़ाएंगे। लमसम में 11 से साढ़े साढ़े 311 से 350 तक आज क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो वीडियो प्रीवियस नहीं देखा होगा तो जाके देख लो, और आज का वीडियो जो देख रहे हो उसको भी देख लो। तो समय आपका जाया ना करते हुए दोस्तों, हम इस प्रश्न पर आते हैं। तो क्या प्रश्न कहता है कि मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जिस तरह पेपर में आता है उस तरह से ये फॉर्मेट सेट किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा हार्ड तो जरूर लगेगा लेकिन बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसे देखना, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री 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 जो होते हैं 15 या 30 के लमसम में होते हैं, सॉरी याद नहीं है। लेकिन जो राज्य में कितने तरह के जो देश में कितने तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरह के। एक कैबिनेट होता है, एक राज्य मंत्री है, एक उप मंत्री होता है। ठीक है, हमको लग रहा है शायद 30 मंत्री होते हैं। क्लियर नहीं है या देख लेना। तो वो मंत्रिमंडल में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री उच्च स्तरीय मंत्री के होते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तरीय मंत्री में सबसे पहले मंत्री जो आते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल में सम्मिलित वही होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अपना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 312, संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन कथन सही नहीं है देख लेते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर आपको होगा सी। इसका उत्तर कौन होगा दोस्तों? सी। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संसदीय सचिव को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन कौन करता है? तो जो मंत्रीगण होते हैं उनके विभागों का आवंटन कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उनके विभागों को आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मंत्रीगण कौन होते हैं? थोड़ा सोचो। जैसे कि हमारा जो लोकसभा चुनाव हुआ, सांसद बने हमारे यहाँ से, तो लोकसभा में जाकर जो संसद होता है, संसद के 2-3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो लोकसभा होता है अपना, तो लोकसभा में जो पहले तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है संसदों के द्वारा। फिर उसके बाद देखते होंगे कि जाकर मंत्रीगण अपना शपथ लेते हैं। तो जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं मंत्रीगण। ठीक है, उनको जो मंत्री मिलता है, रेल विभाग और क्या हो गया, रक्षा मंत्री, कोई को गृह मंत्री, कोई को परिवहन मंत्री, तो वो किसके द्वारा आवंटन किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। ये चीज अनुच्छेद 75 में, जो अभी इतना व्याख्या किया ना, ये चीज किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 75 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 314 कि संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सचिव सही है? ठीक है, सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन सचिव सही है? संसदीय सचिव जो है संसद के सदस्य होते हैं। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। संसदीय सचिव का काम मंत्रियों की सहायता करना होता है। ठीक है, जो सचिव नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों उन्हीं को संसदीय सचिव कहा जाता है। वो अपना सहयोग प्रधानमंत्री में सहयोग करते हैं, मंत्रीगण को सलाह देने के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन उस संसदीय सचिव मंत्री परिषद में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्या होगा? ठीक है, सुमेलित करना है दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन गजब टाइप का दिया है तो कोई बात नहीं। कि अनुच्छेद अनुच्छेद 75(1) में क्या है? अनुच्छेद जो 75(1) है उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा गया है कि मंत्री
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और क्या है, अनुच्छेद 75(4) राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 75 में सब लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 316। ठीक है, 316 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, इसको छोड़ देते हैं, सब क्वेश्चन में इसको छोड़ देंगे, निम्नलिखित जो लिखा है, कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है। ठीक है, कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है, तो केवल 6 माह। और वही नियम प्रधानमंत्री पर भी होता है। अगर प्रधानमंत्री बिना कोई संसद का सदस्य हो नहीं है, फिर भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसी तरह कोई मंत्री भी होगा तो उसे भी 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 317। 317 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से काट देंगे, मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। जो मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन का जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद किसमें लिखा गया है, 77 में। किसमें, अनुच्छेद 77 में। अगला क्वेश्चन होगा कि बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई सांसद है वो बिना बताए कितने दिन तक अगर घर रह जाए तो उसे क्या सांसद की अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, संसद की सदस्यता उसकी रद्द की जा सकती है। तो कितने दिन, 60 दिन। 60 दिन के अंदर, अगर 60 दिन के अंदर नहीं गया संसद में तो उसकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। ठीक है, बिना बताए। और एक किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 101 में। ये भी याद रखना, किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 101 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार हमने भी दिया है पेपर, कई बार हमारे क्वेश्चन में भी फंसा है, और कई यूपीपीसीएस में भी आ चुका है 2012 में। ठीक है, तो यूपीपीसीएस के प्री में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर नई अखिल भारतीय सेवाएं को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा है, 312, अनुच्छेद 312। ठीक है दोस्तों, कौन है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, 266 में। 267 में किसका किया गया है, आकस्मिक निधि का। किसका, आकस्मिक निधि का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो संचित निधि का उल्लेख किसमें है, 266 में, अनुच्छेद 266 में, और आकस्मिक निधि का 267 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 321। 350 तक हमें करने हैं ना, 321 जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। कि नई विभागीय समिति प्रणाली कब लागू हुई। नई विभागीय समिति, सब में हम निम्नलिखित में से छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नई विभागीय समिति जो है प्रणाली कब लागू हुई। तो कब लागू हुई दोस्तों, कब लागू हुई, 1993 में। कब लागू हुई, 1993 में। नई विभागीय समिति 1993 में लागू हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दी विषय, जो संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय हैं उसके अतिरिक्त विषय पर कौन सा कानून बना सकता है, कौन कानून बना सकता है। तो कौन कानून बना सकता है दोस्त, संसद। कौन बना सकता है, संसद। ठीक है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि जो संविधान में दी गए हैं विषय उसके अलावा भी किसी विषय पर अगर कानून बनाना हो तो बना सकता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक है। ठीक है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक है। तो संसद की जो कार्यवाही शुरू होती है तो 11 बजे से होती है। 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है, प्रश्नकाल। क्या होता है, प्रश्नकाल। और 12 बजे से 1 बजे तक क्या होता है, क्या होता है, शून्यकाल। क्या होता है, शून्यकाल। और ये शून्यकाल कौन नाम रखा था, तो संसद जो 12 से 1 बजे का काल है इसे शून्यकाल कहते हैं। ये नाम भारतीय मीडिया ने दिया था, इसको कौन दिया था, भारतीय मीडिया ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करते हैं? जो उनकी निरर्हताएं हैं वो किससे लेते हैं, कि जो उसका प्रश्न है वो किससे निश्चय करते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग से। किससे? निर्वाचन आयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो, और अनुच्छेद किस में लिखा गया है? 103 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है? तो जो संसद का गठन है, संसद का गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया, किस भाग में है? किस भाग में है दोस्तों? तो कौन सा भाग होगा? भाग 5। भाग 5 में ही संसद का गठन होगा। क्यों संसद का गठन भाग 5 में है? तो भाग 5 किसके बारे में बताता है? केंद्र के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद आ जाते हैं। ठीक है, तो संसद का गठन किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 327 कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति की अध्यक्षता जो कर रहे हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है, किसकी जांच करती है? किसकी जांच करती है? लोक लेखा समिति मुद्रा की जांच करती है, जो पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, किसी काम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ठीक है, किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को। महान्यायवादी कौन है? जो सरकार है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? 329। 329 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद उल्लेख है? तो ऐसा कौन सा है? 76। आर्टिकल 76 में कौन है? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं। 330, 330 क्या कहता है दोस्तों कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला कथन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता हो। यानी ऐसे व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा जानकार हो, और जो उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति का योग्यता रखता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश कैसे बनता है? या तो वह 10 साल तक वकील का कार्य किया हो, किसमें? हाई कोर्ट में, या 5 साल जज का कार्य किया हो, तभी उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 331। 331 क्या है दोस्तों? 331। ठीक है, 331। 331 कह रहा है, 331 कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करेगा? गृह मंत्री। कौन करेगा? गृह मंत्री। अरे सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। 332। 332 क्या कहता है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल है भाई। क्यों इसे नियुक्त किया जाता है? क्योंकि सुनवाई करे। ठीक है, दूसरा है भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के सदस्य क्या नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, वकील है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कि उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है कि उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। नहीं, तो बैठने का तो अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 333। 333 क्या कह रहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? भारत सरकार का विधि सलाहकार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल को ही महान्यायवादी कहा जाता है। इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल और हिंदी में महान्यायवादी। वह क्या होता है?
भारत सरकार का विधीय सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन 334 होगा कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि अगला इसका ऑप्शन देखेंगे, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये सही है। ठीक है, अगला को अब आगे देखेंगे। आगे क्या है 335। 335 क्या है 335 जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 336 होगा। कौन होगा 336। क्या कह रहा है 336 कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है, चयन करें। तो कौन कथन सही है, उपयुक्त सभी। क्या है उपयुक्त सभी में, पहला है संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक मिलता है, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सब सही है। ठीक है, सब सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सही नहीं है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक शक्ति से करता है। बिल्कुल नहीं करता है स्वविवेक शक्ति से। किसके सहयोग से करता है, मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। भारत के महान्यायवादी को स्वविवेक से कुछ नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 338। क्वेश्चन नंबर 338 क्या कर रहा है, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है। तो कौन होता है, महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, सीएजी, जिसे क्या कहते हैं, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद की व्यवस्था का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। जो सीएजी है, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनका जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस में किया गया है, अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा 340 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 341 कि किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है। तो किसके द्वारा, संविधान द्वारा। संविधान में लिखा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, 148, किसमें, 148 में। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कितने, 3 प्रतिवेदन। ठीक है, कितने प्रतिवेदन, 3 प्रतिवेदन। वो 3 प्रतिवेदन क्या क्या हैं, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आंख व कान कहा जाता है। किसका आंख व कान कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। किसे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि लेखा परीक्षा बोर्ड, ऑडिट बोर्ड जिसे कहते हैं, कि स्थापना कब हुई। लेखा परीक्षा बोर्ड जिसे ऑडिट बोर्ड की कहते हैं, कि स्थापना कब हुई। तो 1968 में। कब हुई, 1968 में। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होना चाहिए हमारे हिसाब से कि जो लेखा परीक्षा बोर्ड के, जो लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा, महालेखा परीक्षक के द्वारा। लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महालेखा परीक्षा के द्वारा। 346 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। बाकी राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार उसे हटा भी सकते हैं। 347 क्या कहता है दोस्तों कि क्या कहता है कि कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है, वो किसमें कहा गया है, 129 में। किसमें कहा गया है, 129 में। ठीक है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका जो निर्णय होगा एक अभिलेख न्यायालय की तरह होगा। ठीक है, क्या अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, क्योंकि जो निचले कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उसके बाद ही फैसला सुना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा, ऐसा
ऐसा ऐसा क्या कहा गया है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे स्थान पर होगा, ठीक है, ऐसे अन्य स्थान पर होगा। अगला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नए नए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा लेंदी लग रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे देता है? तो किसको किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन होगा 350। कौन होगा? 350, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 350। तो 350 क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं? तो अनुसूची 3। अनुसूची में 3 क्या लिखा गया है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। किसका लिखा गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऐसे ही बहुत चीजों का लिखा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और, जो हम सीरीज चला रहे हैं एक वन लाइनर के, जाकर वीडियो में देख लेना। वन लाइनर के हम जीके के इतिहास वगैरह वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, वहाँ जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में दिया गया होगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।